हेलो गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने गोनेट्स मतलब जिसमें हमने मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग दोनों को पढ़ लिया है, ठीक है ना। और मैंने बताया था आपको कि हम नेक्स्ट प्लांट्स फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट्स फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्यकी, और पादप कार्यकी में हम वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ मोस्ट डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु जिनको हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रांसपिरेशन से संबंधित कुछ फैक्ट, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पादप कार्यकी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो पौधों की कार्यकी मुख्य रूप से पौधों की कार्यकी, ये मैं यहाँ पे डालती हूँ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी, ठीक है। पौधों की कार्यकी मुख्य रूप से मृदा, जल तथा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, ठीक है। मृदा मतलब मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। पौधों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को समझने के लिए विसरण, पराशरण, वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन तथा प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस आदि को समझना जरूरी है, ठीक है। तभी हम प्लांट्स फिजियोलॉजी को समझ सकेंगे, मतलब पादप कार्यकी को समझ सकेंगे। तो हमें क्या क्या पॉइंट समझने हैं इसमें, ठीक है। एक आपका पराशरण, ठीक है, पराशरण, विसरण, इससे पहले वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, एंड आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और यहाँ पराशरण जो था, यहीं पे आपका विसरण, ठीक है, विसरण, पराशरण, ठीक है। तो हमें इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विसरण क्या होता है। विसरण, ठीक है, विसरण क्या होता है। तो द्रव्य के कणों का अपनी गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करना, मतलब जो लिक्विड है उसका, सॉरी लिक्विड नहीं, मतलब कोई भी पदार्थ, द्रव्य के कणों का अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, मतलब उसमें जो मूवमेंट होता है, जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके कारण कम सांद्रता से और कहाँ अधिक सांद्रता की ओर मूव करना, मतलब गति करना, क्या होता है, विसरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पराशरण। पराशरण का क्या है, चलिए पहले हम यहाँ एक हेडिंग लगाते हैं, पराशरण, ठीक है। विसरण और पराशरण कम सांद्रता वाले विलयन से जल का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करना। उसमें क्या था कि पदार्थ के कणों का या द्रव्य के कणों का गतिज ऊर्जा के कारण, मतलब उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके के कारण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, ठीक है, वो हो गया विसरण, ठीक है। पराशरण क्या है, कम सांद्रता वाले विलयन से जल का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करना पराशरण कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि विलायक अणु का अधिक मुक्त ऊर्जा वाले क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर गति करना क्या होता है, पराशरण होता है। अब इसमें एक पॉइंट आया आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, तो वो यहाँ पे भी लिख लो आप, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके बारे में सुनो। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसे कुछ निश्चित अणुओं द्वारा ही पार किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, कुछ निश्चित अणुओं द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो यहाँ पे आई थी आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम यहाँ पहले देख लें प्लांट वो पराशरण के, सॉरी पराशरण के प्रकार। पराशरण के प्रकार, तो पराशरण दो प्रकार का होता है, एक बहिर्पराशरण, एक अंतःपराशरण, एक एक्सोस्मोसिस और एक एंडोस्मोसिस। यहाँ मैं लिखती हूँ इनको, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, बाह्य पराशर
या बहिपराशरण इसको हम बोलते हैं, बहिपराशरण। ठीक है, एक होता है अंतःपराशरण। बाहर मतलब बाहर का मतलब क्या हो गया एक्सो, और अंत का मतलब हो गया एंडो। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए आप बहिपराशरण के बारे में। यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रख दिया जाए जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक हो, मतलब ऐसी कोई सेल ऐसे विलयन में रख दो उसको कि जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक हो, तो पानी कोशिका से बाहर के विलयन में परासरण विधि द्वारा आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, पानी कोशिका से बाहर के विलयन में परासरण विधि द्वारा आ जाता है। इसे बहिपरासरण कहते हैं। बहिपरासरण की अब जैसे उदाहरण बात करें तो हम जैसे अंगूर को अधिक सांद्रता वाले विलयन में डालकर किशमिश का बन जाना। ठीक है, मतलब अंगूर को तुम उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में डाल दो तो वो क्या हो जाता है, किशमिश बन जाती है। लिख सकते हो आप इसमें एग्जाम्पल। ठीक है ना। और अब बात करते हैं हम अंतःपरासरण। यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रख दिया जाए जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम हो, और उसमें क्या हो रहा था कि कोशिका की सांद्रता से अधिक वाले विलयन में, अधिक सांद्रता वाले विलयन में, और इसमें क्या है अंतःपराशरण में कि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रख दिया जाए जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम हो, तो जल बाहरी विलयन क्या होगा, बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो ये है अंगूर, चलो इसे ग्रीन से बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका अंगूर। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, तुमने अधिक सांद्रता वाले यहाँ पे विलयन में इसको रख दिया, तो कुछ टाइम बाद आपने देखा कि क्या बन गया, ये सिकुड़ गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका किशमिश। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें उदाहरण अगर हम समझें तो इसमें क्या होगा कि किशमिश का पानी में फूल जाना। जैसे कि ये आपकी किशमिश थी। ठीक है, आपने इसको क्या किया, इससे कम सांद्रता वाले विलयन में इसको रख दिया, मतलब इस कोशिका की जो सांद्रता है उससे कम सांद्रता वाले विलयन में इसको डाल दिया, तो ये क्या हो गई, अब ये यहाँ पे फूल गई। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ये था अंतःपराशरण। अब बात करते हैं परासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम, परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया वह दाब जो विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोक देता है। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया वह दाब जो विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोक देता है, परासरण दाब ऑस्मैटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और परासरण हमने देख लिया, परासरण क्या था, परासरण क्या था कि कम सांद्रता वाले विलयन से जल का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करना परासरण था हमारा। ठीक है, परासरण का पौधों में महत्व क्या है, नेक्स्ट लिखिए आप, परासरण का पौधों में महत्व, पौधों में महत्व। ठीक, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो पौधों की जड़ों में जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। क्या होता है, पौधों की जड़ों में जल का अवशोषण, जो वो एब्जॉर्ब करती हैं जल को। ठीक है, किस विधि से होता है, परासरण विधि द्वारा होता है। पौधों की कोशिकाओं की संरचना परासरण द्वारा ही होता है, मतलब पौधों की कोशिकाओं की संरचना जो होती है वो परासरण द्वारा ही होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन क्रिया के लिए रंध्रों के खुलने व बंद होने का नियमन परासरण कहलाता है। जो आपके रंध्र मतलब जो स्पोर होते हैं, ठीक है, उसको रंध्र बोला है। तो क्या बोला है कि ट्रांसपिरेशन क्रिया के लिए रंध्रों स्टोमेटा के खुलने व बंद होने का नियमन परासरण द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्फीत दाब। क्या है, इसको बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर। मैं यहाँ लिखती हूँ टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं स्फीत दाब। विलायक अणुओं के किसी कोशिका में प्रवेश करने के बाद
विलायक अणुओं के किसी कोशिका में प्रवेश करने के बाद बाहर की ओर लगाए गए दाब को स्फीत दाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाहर की ओर लगाए गए दाब को स्फीत दाब कहते हैं। नेक्स्ट जैसे बताती हूँ मैं आपको, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? भित्ति दाब। क्या बोलते हैं इसको? भित्ति दाब। इसको बोलते हैं स्फीत दाब। ठीक है, भित्ति दाब। इसके बारे में सुनिए आप या लिखिए। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार, कौन सा नियम था? तीसरा। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार किसी वस्तु द्वारा, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये थे पराशर का महत्व पौधों में। नेक्स्ट मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से देखें तो भित्ति दाब जो है आपका, ये वॉल प्रेशर बराबर टर्गर प्रेशर, ये हो सकता है। ठीक है, वॉल प्रेशर बराबर टर्गर प्रेशर हो सकता है। इसमें बोल सकते हैं हम अंतः कोशिका भित्ति द्वारा स्फीति दाब के बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक दाब आरोपित किया जाता है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। अंतः कोशिका भित्ति द्वारा स्फीति दाब के बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक दाब आरोपित किया जाता है, उसे हम भित्ति दाब कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका अंतः शोषण। अंतः शोषण, ठीक है, अंतः शोषण। जब किसी पादप के शुद्ध पदार्थ को जल के संपर्क में रखा जाता है तब वह जल को अवशोषित कर फूल जाता है, इसे अंतः शोषण कहते हैं। कौन सा? जैसे हमने जो पढ़ा था अंतः पराशर जो पढ़ा था उसमें देखा था, ये सेम उसी की तरह है। जब किसी पादप के शुद्ध पदार्थ को जल के संपर्क में रखा जाता है तब वह जल को अवशोषित करके फूल जाता है, अतः अंतः शोषण, इसे अंतः शोषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो अंकुरण के समय बीज जो होते हैं वो जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। चने जो आप डालते हो या जो भी खाते हो, और उसका बाहरी आवरण क्या फट जाता है और बीज अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो ये थे पराशर से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें मृदा द्वारा जल का अवशोषण कैसे होगा। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, तो इसमें लिखिए, पौधों द्वारा अधिकतम जल का अवशोषण मूल रोम क्षेत्र। पौधों द्वारा अधिकतम जल का अवशोषण मूल रोम क्षेत्र द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये मूल रोम जल अवशोषण के लिए पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं, सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। अगेन रिपीट, पौधों द्वारा अधिकतम जल का अवशोषण मूल रोम क्षेत्र द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये मूल रोम जल अवशोषण के लिए पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं। मूल रोम की बाहरी भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है। मूल रोम की बाहरी भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है तथा पैक्टिन की बनी होती है, जो मृदा के कणों को जड़ों से चिपकाए रहती है। मूल रोम की आंतरिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है तथा अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। पूर्ण पारगम्य कौन सी होती है? बाहर वाली। अंदर वाली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि द्वारा होता है। अब हम देखेंगे सक्रिय मतलब एक्टिव और पैसिव, मतलब सक्रिय विधि और निष्क्रिय विधि। तो आप इसमें लिख लीजिए पहली सक्रिय विधि और लिखिए इसके बारे में, सक्रिय विधि के बारे में। सर्वप्रथम मूल रोम मृदा के अंतर शोषण द्वारा
सर्वप्रथम मूल रोम मृदा से अंतःशोषण द्वारा जल ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मूल रोम मृदा से अंतःशोषण द्वारा क्या करेंगे, जल ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पड़ोसी कोशिका में डीपीडी अधिक हो जाता है। डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। मैं यहाँ लिखती हूँ, डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर और डेफिशिएट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विषण दाब गुणांक। विषण दाब गुणांक, ठीक है, अधिक हो जाता है। इसके बाद जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ गति करता है। एक और बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सर्वप्रथम मूल रोम मृदा से अंतःशोषण द्वारा जल ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पड़ोसी कोशिका में डीपीडी अधिक हो जाता है। इसके बाद जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ गति करता है और इस प्रकार जल एक कोशिका से सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप इसमें अब निष्क्रिय विधि, पैसिव निष्क्रिय विधि। ठीक है, इसमें पौधों की जड़ें निष्क्रिय रहती हैं तथा एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कार्य करता है, अर्थात पत्तियों द्वारा ट्रांसपिरेशन क्रिया में जल की हानि होती है, जिससे पौधों में जल की कमी के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिस कारण जल का खिंचाव होता है। दोबारा सुनिए, इसमें पौधों की जड़ें निष्क्रिय रहती हैं, मतलब काम नहीं करती हैं, तथा एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कार्य करता है, अर्थात पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल की हानि होती है, जिससे पौधों में जल की कमी के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिस कारण जल का खिंचाव होता है। पौधों में 98% जल का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। कितना होता है इससे? 98% निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। पौधे केवल कोशिकीय जल का ही अवशोषण करते हैं। कोशिकीय है, ठीक है ना, केशकीय। पौधे केवल केशकीय जल का ही अवशोषण करते हैं। केशकीय जल वह जल होता है जो मृदा कणों के बीच कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फिर से सुनिए, पौधे केवल केशकीय जल का ही अवशोषण करते हैं। केशकीय जल वह जल होता है जो मृदा कणों के बीच कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट लिखिए आप, एसेंट ऑफ सेप मतलब रसारोहण। क्या बोलेंगे इसको? रसारोहण। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तने व पत्तियों में गति करना रसारोहण कहलाता है। पौधों में जाइलम द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है। रसारोहण के लिए अनेक विधियां दी गईं, किंतु सबसे अधिक मान्यता डिक्सन और जॉली द्वारा दी गई। कौन सी थी? ससंजन व असंजन सिद्धांत। उनका कौन सा सिद्धांत था? ससंजन व असंजन
सिद्धांत। तो रसारोहण क्या है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तने व पत्तियों में गति करना रसारोहण कहलाता है। पौधों में जाइलम द्वारा यह कार्य होता है। ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा यह कार्य होता है। और रसारोहण के लिए अनेक विधियां दी, लेकिन सबसे बेस्ट विधि क्या थी? डिक्सन और जॉली की, जो ससंजन और असंजन सिद्धांत के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लो आप, ससंजन और असंजन के बारे में एक एक पॉइंट। ठीक है, ससंजन के बारे में लिखिए। इसके अनुसार जल के अणुओं के बीच ससंजन बल कार्य करता है। इसके अनुसार जल के अणुओं के बीच ससंजन बल कार्य करता है, जिससे जल की श्रृंखला टूटती नहीं है। मतलब वो एक दूसरे को पकड़े रहती है, टूटती नहीं है। जबकि जल के अणुओं व जाइलम भित्ति के बीच जबकि जल के अणुओं और जाइलम भित्ति के बीच असंजन बल कार्य करता है, जिसके कारण जल जाइलम गुहा में चिपका रहता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर खींचने का कार्य करते हैं। क्या है? ट्रांसपिरेशन इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर खींचने का कार्य करते हैं। अब आ गया यहाँ पे हमारा वाष्पोत्सर्जन, मतलब जिसका क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लिखिए आप फटाफट से नई हेडिंग, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, लिखिए। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का 95% हिस्सा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का 95% हिस्सा वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ जाता है। शेष 5% ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। शेष 5% ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया 3 विधियों से होती है। वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया 3 विधियों से होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, मतलब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, मतलब क्यूटिकुलर। मैं अभी इसकी इंग्लिश ही बताऊंगी आपको, लिख लो आप पहले इसकी हिंदी। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, थर्ड है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, मतलब लेंटिकुलर। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पहले वाले की आप हिंदी लिखिए। पहले को कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और उपत्वचीय को लिखिए आपकी क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं वातरंध्रीय को लेंटिकुलर, लेंटिकुलर। ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब इन तीनों के बारे में लिखिए। पहले ही लिखिए रंध्रीय के बारे में। ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% भाग रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, इसमें लिखिए क्यूटिकुलर में यह पौधों की त्वचा या छाल से होता है। यह उपत्वचीय बोला है ना, उपत्वचीय मतलब ऊपर की त्वचा। यह पौधों की त्वचा या छाल से होता है। यह संपूर्ण ट्रांसपिरेशन का 3 से 9% होता है। क्या कितना होता है? 3 से 9% होता है। नेक्स्ट लीजिए वातरंध्रीय। काष्ठीय तनों व कुछ फलों में वातरंध्रीय पाए जाते हैं, जिसके द्वारा लगभग
काष्ठीय तनों व कुछ फलों में वातरंध्री पाए जाते हैं, जिसके द्वारा लगभग 1% वाष्पोत्सर्जन होता है। कितना होता है इससे? 1%। ठीक है, ये लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। मतलब मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्स तो इतनी नहीं बनी है, बट आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, ये बनाई है मैंने। क्या होते हैं आपके? रंध्र। ठीक है, रंध्रों की मतलब मैंने ये पिक्चर बनाई है आपकी, डायग्राम। मैं देखूँगी कल इसका मतलब एक डायग्राम लेके आऊँगी, आज लेके नहीं आ पाई। ठीक है, ये देखो, ये इसमें क्या है? ये है बंद। ठीक है, ये बंद है। ये देखिए, देखा हुआ आपने कुछ ऐसा। ठीक है, और ये क्या है? ये ओपन हो रहा है आपका, ये हो रहा है, ये आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रंध्र समझाए। अब आप आगे उसमें ट्रांसपिरेशन में लिखिए आगे पॉइंट्स। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संपन्न करने का कार्य मुख्यतः रंध्रों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक रंध्र 2 बड़ी वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा रहता है। प्रत्येक रंध्र 2 बड़ी वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिन्हें रक्षक कोशिका, गार्ड सेल कहते हैं। इसमें हरित लवक की संख्या कम पाई जाती है। इसमें हरित लवक की संख्या कम पाई जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण भी कम होता है। इन रक्षक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इन रक्षक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। रक्षक कोशिका की भीतरी दीवार मोटी होती है। रक्षक कोशिकाओं की भीतरी दीवार मोटी होती है। जब रक्षक कोशिकाएं फूलती हैं तो रंध्र खुल जाता है। जब रक्षक कोशिकाएं फूलती हैं तो रंध्र खुल जाता है। ठीक है, और जब रक्षक कोशिकाएं चिपक जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। ये बंद वाला और ये ओपन वाला है। ठीक है, यहाँ ये ओपन वाला है और ये क्लोज वाला है। ठीक है, चिपक जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। सामान्यतः पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं। सामान्यतः पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं ताकि अधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो। इसलिए जलीय पौधों में रंध्र अल्पविकसित व अविकसित होते हैं। किसमें? जो आपके जलीय पौधे होते हैं उनमें। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है, 3 विधि से होता है। एक स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, एक लेंटिकुलर। ठीक है, और रंध्रों के बारे में हमने क्या देखा कि प्रत्येक रंध्र 2 बड़ी वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिनमें गार्ड सेल पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, और रक्षक कोशिकाओं की क्या भीतरी दीवार मोटी होती है, बाहरी दीवार पतली होती है। और वो मोटी होती है इसलिए क्या होती है, वो रक्षक कोशिकाएं क्या होती हैं, वो फूल जाती हैं, खुलती हैं तो फूल जाती हैं, और रक्षक कोशिकाएं चिपक जाती हैं तो रंध्र क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जलीय जो पौधे होते हैं उनमें ये कोशिकाएं क्या होती हैं, उनमें ये कोशिकाएं अल्पविकसित या अविकसित होती हैं। फट से इसमें लिख ली। अब आप फटाफट से इसमें क्या लिख लीजिए? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद इसका महत्व। तो उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस रहेगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए फटाफट से। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। जड़ों द्वारा, मैं यहाँ लिखती हूँ पहले। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, लिखिए। जड़ों द्वारा अधिक जल अवशोषण करने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। पत्तियों में रंध्रों की संख्या अधिक तथा चौड़ी पत्तियों के कारण
पत्तियों में रंध्रों की संख्या अधिक तथा चौड़ी पत्तियों के कारण भी वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। एक किस रीजन से अधिक होता है? जब जल अवशोषण ज़्यादा करे, जड़ों द्वारा अधिक जल अवशोषण कर लिया जाए, ठीक है, या फिर पत्तियों में जो रंध्र की संख्या वो ज़्यादा हो और चौड़ी पत्तियों के कारण, या पत्तियाँ जिसकी चौड़ी हों, ठीक है ना। आगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। लाल प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा सर्वाधिक खुलते हैं, रंध्र। लाल प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा या रंध्र सर्वाधिक खुलते हैं तथा हरे प्रकाश में कम खुलते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, किंतु अत्यधिक तापमान होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, जिसे मध्याह्न समापन कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। किससे? इसमें क्या क्या है आपके, देखो, प्रकाश आया, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश। आर्द्रता के कारण क्या होगा? आर्द्रता अगर बढ़ेगी हो तो वाष्पोत्सर्जन की भी दर बढ़ जाएगी, और ताप बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगी, और अत्यधिक ताप होने पर क्या होगा? वो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। प्रकाश बढ़ने पर भी वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ठीक है। लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है, हरे प्रकाश में कम होता है। और जड़ अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन वहाँ भी अधिक होगा। और पत्तियों में अगर ज़्यादा ही स्टोमेटा पाए जाएंगे या चौड़ी पत्तियाँ होंगी तो उसमें भी वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाष्पोत्सर्जन के महत्व। अब लिखिए उसके यहाँ पे महत्व, ठीक है, महत्व लिखिए। वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण में, रसारोहण में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण में व रसारोहण में भी सहायक है। यह खनिज अवशोषण में भी सहायक है। यह पौधों का तापमान नियंत्रित रखता है। यह जल चक्र का नियमन करता है। कोर्टेस ने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई बताया है। किसने? कोर्टेस, साइंटिस्ट थे आपके। वहाँ हमने डिक्सन और जॉली पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे कोर्टेस ने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई बताया है। अब एक फटाफट से इसका लास्ट बिंदु लिख लीजिए आप, ठीक है। लास्ट बिंदु है इसका बिंदु स्राव, ग्यूटेशन, बिंदु स्राव। फिर उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस, उसे पढ़ेंगे कल हम विद डायग्राम, ठीक है। रात्रि या सुबह के समय पत्तियों के किनारे से जल का बूंद बूंद करके रिसना, बिंदु स्राव से ही समझना, बिंदु स्राव कि रात्रि या सुबह के समय पत्तियों के किनारे से जल का बूंद बूंद करके रिसना बिंदु स्राव कहलाता है। यह घास, जौ, चावल, अब ये मैं समझना, आप सर्दियों के टाइम पे कभी भी, मतलब हमेशा, जई, ठीक है, में अधिक होता है। यह क्रिया मूल दाब के कारण होती है। किसके कारण होती है? मूल दाब के कारण होती है। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने आज अपने वाष्पोत्सर्जन जो एक छोटा सा टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस को अपना कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे लास्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पे आपसे आज विदा लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद।